नमस्कार, के न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। हम आज बताते हैं कि नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। आज हम आप सबसे पहले बात करेंगे संस्कृत की विरासत और संवाहक में, जिसमें सीएम योगी के निश्चय क्रम और धर्म के संगम का साफ झलक दिखता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास के पथ पर बढ़ रहे उत्तराखंड पर हमारी रिपोर्ट देखिए। खास बात, डीजल पेट्रोल के एक्साइज ड्यूटी के कटौती और चलते चलते बात पर आपदा के अवसर है। यही नहीं, यहाँ के नायरा एनर्जी में ने पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में अध्यात्म के 2 किनारे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों किनारों में एक धारा का पेरों में दिया है। एक तरफ शासन की सख्त धमक, दूसरी ओर एक सन्यासी की कोमल आस्था। गोरखपुर की धरती में एक बार फिर से इस अद्भुत इलाके की झलक देखने को मिली। देवभूमि उत्तराखंड में एक बड़े परिवर्तन का गवाह बन रहा है। भक्ति आराधना में लीन योगी आदित्यनाथ के लिए धर्म केवल व्यक्तिगत आस्था नहीं बल्कि सामाजिक संदेश का जरिया है। चैत्र नवरात्रि के समापन पर मुख्यमंत्री ने पारंपरिक रूप से कन्या पूजन किया। न केवल 9 कन्याओं के पांव पखारे बल्कि उन्हें अपने हाथों से भोजन कराया और आरती उतारी। ये कदम नारी शक्ति के प्रति सम्मान और सुरक्षा का एक बड़ा सांस्कृतिक संदेश है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मोत्सव पर अयोध्या से लेकर गोरखपुर तक प्रदेशवासियों को सकारात्मकता और मर्यादा का संदेश दिया। के लिए राम राष्ट्र की एकता के प्रतीक है। सांस्कृतिक विरासत के संवाहक योगी, केसरिया बना माथे पर तिलक और चेहरे पर वही चिरपरिचित संकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर पहुंचते हैं तो वो केवल एक सूबे के मुखिया नहीं होते बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत के संवाहक भी होते हैं। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर कन्या पूजन का ये दृश्य बताता है कि नारी शक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा कितनी गहरी है। 9 कन्याओं को देवी मानकर उनके पांव पखारना और अपने हाथों से उन्हें भोजन कराना, ये संदेश है उस समाज के लिए जहां बेटियों को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करना चाहिए। आपको बता दें कि गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जब सीएम योगी ने कन्याओं के पांव पखारे तो वहां धर्म का सर्वोच्च रूप दिखा और जब अगली ही सुबह उन्होंने जनता दरबार में आम आदमी के आंसू पोंछे तो उनके राजधर्म का परिचय मिला। सेवा का संकल्प, जनता दरबार। सुबह की पूजा अर्चना के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की भूमिका में आ जाते हैं। मंदिर परिसर में लगने वाले जनता दरबार में वो एक फरियादी के पास खुद जाते हैं, चाहे वो इलाज के लिए आर्थिक मदद हो या जमीन से जुड़े विवाद। वे अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश देते हैं। ये उनके कर्म की सक्रियता को दर्शाता है। जहां जनसेवा ही प्रभु सेवा का मंत्र चरितार्थ होता है। योगी का सुशासन मॉडल। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहती। जैसे ही मंदिर की घंटियों की गूंज शांत होती है, मुख्यमंत्री का कर्म क्षेत्र शुरू हो जाता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही लगता है जनता दरबार। दूर दराज से गांवों से आए फरियादी जिनके पास अपनी व्यथा सुनाने का कोई और जरिया, उनके लिए योगी एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आते हैं। हाथ में फाइलें, कान में शिकायत और तुरंत अधिकारियों को खड़े निर्देश। यही है योगी आदित्यनाथ का सुशासन मॉडल। कर्म और धर्म का संगम। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व में राजर्षि का जो समन्वय दिखता है वो गोरखपुर के प्रवास के दौरान पूरी तरह स्पष्ट हो गया। उनके लिए सत्ता केवल शासन का माध्यम नहीं बल्कि सेवा और लोक कल्याण का एक अनुष्ठान है। गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और जनसेवा का एक वैकल्पिक केंद्र बन चुका है। हाल की घटनाक्रमों में मुख्यमंत्री ने साबित किया कि एक सन्यासी का धर्म और एक मुख्यमंत्री का कर्म दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। योगी आदित्यनाथ का जीवन शैव दर्शन और नाथ संप्रदाय की उस परंपरा पर आधारित है जहां भक्ति का अर्थ पलायन नहीं बल्कि कर्म की शुद्धि है। उनके व्यक्तित्व में धर्म और कर्तव्य के बीच की लक्ष्मण रेखा धुंधली है, क्योंकि वो शासन को ही अपनी साधना मानते हैं। नाथ संप्रदाय और सेवा ही साधना का दर्शन। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं उसका मूल मंत्र अंजन माही निरंजन भेटिया यानी संसार के बीच रहकर ही ईश्वर को पाना है।
उनके लिए सुबह 3 बजे जागना, योग और मंदिर की सफाई करना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि अनुशासन का हिस्सा है और यही अनुशासन वो उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में भी लागू करते हैं। नाथपंथ के योगी निडर होने की शिक्षा देते हैं। अपराधियों के प्रति उनका जीरो टॉलरेंस वाला रवैया उनके इसी आध्यात्मिक निडरता का प्रतिबिंब माना जाता है। उनके संस्कार केवल मंदिर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, वे उन्हें सामाजिक सुधार से जोड़ते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं तो उसी संस्कार को सरकार की कन्या सुमंगला योजना में बदल देते हैं ताकि बेटियों की पढ़ाई और शादी का बोझ सरकार उठाए। पुरुष पीठ में गायों की सेवा उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पूरे प्रदेश में गौ संरक्षण केंद्रों का जाल बिछाया जो उनके व्यक्तिगत संस्कार का नीतिगत विस्तार है। योगी आदित्यनाथ का ये मॉडल दिखाता है कि आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। जहां एक तरफ वो अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो अपनी जड़ें, धर्म और संस्कारों से मजबूती से जुड़े रहते हैं। गोरखपुर में उनकी सक्रियता बताती है कि वो ऐसे नेता हैं जो फर्श पर बैठे आम आदमी की पीड़ा भी समझते हैं और सिंहासन पर बैठकर कड़े फैसले लेना भी जानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने किसी तरह राजर्षि की भूमिका को जीवन किया है। ये जहां एक हाथ में आस्था की माला है तो दूसरे हाथ में विकास और न्याय की कमान। ये तालमेल ही उन्हें आज की राजनीति में सबसे अलग खड़ा करता है। स्पेशल डेस्क किंग सरिया। अब रुख करेंगे अगली रिपोर्ट का। देवभूमि उत्तराखंड में आज एक बड़े परिवर्तन का गवाह बन रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आज एक वैकल्पिक राहित संकल्प के साथ में आगे बढ़ रहा है। जहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछ रहा है, वहीं दूसरी ओर पहाड़ की मातृशक्ति अपनी ही मेहनत से राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए जनसेवा ही सर्वोपरि है। यही कारण है कि आज दुर्गम पहाड़ों तक विकास की किरण पहुंच रही है। सड़कों का सुदृढ़ीकरण हो या टनल निर्माण, धामी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार में नई गति भरती है। कनेक्टिविटी होने से न केवल पर्यटन को पंख लगे हैं बल्कि पहाड़ के जीवन में भी सुगमता आई है। देहरादून में कनेक्टिविटी का महाजाल, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, ये भारतीय रेलवे का एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। 125 किलोमीटर लाइन का काम 2026 में अपने अंतिम चरणों में है, जिसके दिसंबर 2028 तक पूर्ण परिचालन की उम्मीद है। चारधाम ऑल वेदर रोड लगभग 889 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का 75% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सड़क मार्ग से न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिली है बल्कि चीन सीमा तक सेना की भी पहुंच आसान हुई है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से दिल्ली से देहरादून की दूरी 2.5 से 3 घंटे रह जाएगी, जिससे राज्य में पर्यटन और व्यापार को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। यहाँ इतना बड़ा ओवरब्रिज बन गया, यहाँ से लेकर पोंटा कब पहुँच जाएंगे, पोंटा से कब जो है जगाधरी पहुँच जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगने वाला चंडीगढ़ कब पहुँच जाएंगे। और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी हमारे प्रधानमंत्री जी देहरादून आकर देहरादून वासियों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए जो देहरादून आते हैं, उत्तराखंड आते हैं, हमारा दिल्ली देहरादून जो हमारा एक्सप्रेस वे है वो एक्सप्रेस जनता को समर्पित करने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं। हमारा देहरादून का एयरपोर्ट वो आज 50 से भी ज्यादा बड़े शहरों के लिए यहाँ से उड़ान होती है। आने वाले समय में हम उसको इंटरनेशनल बनाने जा रहे हैं। तमाम ट्रेनें आज देखिए, वंदे भारत ट्रेनें यहाँ से चल रही है, दिल्ली के लिए चल रही है, लखनऊ के लिए चल रही है। आने वाले समय में हर्रावाला रेलवे स्टेशन को हम लोग उसको भी विस्तार रूप देने वाले हैं। आपको बता दें कि धामी सरकार ने महिलाओं को अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाया है। लखपति दीदी योजना के तहत राज्य की करीब 2.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों को ब्याज मुक्त ऋण और बाजार सरस केंद्र उपलब्ध कराए गए हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज जैसे ब्रांड के माध्यम से पहाड़ के उत्पादों जैसे मंडुआ, झंगोरा और पहाड़ी दालें को वैश्विक पहचान मिल रही है। बता दें कि इस विकास की सबसे सुंदर तस्वीर उत्तराखंड की मातृशक्ति पेश कर रही है। आज सूबे की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भरता की नई गाथा लिख रही हैं। अपने परिश्रम, कौशल और अटूट आत्मविश्वास से ये महिलाएं न केवल
अपने परिवार को पाल रही हैं, बल्कि प्रदेश की जीडीपी में भी बड़ा योगदान दे रही हैं। आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारे राज्य की मातृशक्ति इतने सारे काम कर रही है, इतने काम कर रही है, इतने अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही है, एक के बाद एक, कम साधनों में, बहुत सुविधाएं न होने के बाद उनका कौशल इतना अच्छा है, उनके अंदर इतना अच्छा हुनर है, काम में इतनी अच्छी सफाई है कि उनके बनाए हुए उत्पाद आज पूरे देश के अंदर लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि उनके उत्पादों की मांग इतनी बढ़ गई है कि बहुत बार उनके बनाए हुए उत्पाद मल्टीनेशनल कंपनियों को भी फीका करते हैं, यानी मल्टीनेशनल कंपनियों को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ने का काम करते हैं। इसलिए हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में जानी चाहिए। हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड शुरू किया। मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमने अनेक प्रकार की नारी सशक्तिकरण की योजनाएं शुरू करी। 30% का सरकारी नौकरियों में विधेयक लाकर हमने आरक्षण का प्रावधान किया है कि हर क्षेत्र में हमारी बहनों को, बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। कोई भी हम योजना बनाते हैं तो महिलाओं को पहली प्राथमिकता होती है। लखपति दीदी योजना जैसे प्रयासों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया है। आपको बता दें कि विकास की इस वानगी का सबसे बड़ा असर पलायन पर पड़ा है। धामी सरकार की रोजगार परक योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के पहुंचने से अब पहाड़ों से होने वाला पलायन थमने लगा है। रिवर्स माइग्रेशन की शुरुआत हो चुकी है, जहां युवा वापस लौटकर अपनी माटी में स्वरोजगार की जड़ें जमा रहे हैं। हमने सबसे पहले उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का ऐसा राज्य बनाया है जहां महिला सशक्तिकरण भी है, महिला सुरक्षा भी है, समान नागरिक संहिता का कानून जो हमारी 50% आबादी है उसके लिए 100% का कानून कहीं बना है, तो उत्तराखंड राज्य में बना है। हमारी महिलाओं को 100% की सुरक्षा देने का। आज का उत्तराखंड पलायन वाले प्रदेश की छवि को तोड़कर निवेश और अवसर वाले प्रदेश के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास की वानगी केवल सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक सशक्त और आत्मनिर्भर देवभूमि के निर्माण की दिशा में एक बहुआयामी प्रयास है। जाहिर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन ने उत्तराखंड को नई राह दिखाई है। जनसेवा का ये जज्बा और विकास की ये रफ्तार बता रही है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध अब पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था से झुलस रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जंग छिड़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आग भड़क गई है। यहीं $73 प्रति बैरल वाला क्रूड ऑयल अब 105 रुपये के पार जा चुका है। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए हर आम इंसान को इस तरीके से तफ्तीश से बचाने के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये पर भारी कटौती की है। क्या इस फैसले के माने हैं? क्या वाकई में देश लॉकडाउन के जैसे हालात बन सकता है? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। एक्साइज ड्यूटी में कितनी कटौती? पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कमी, जिससे अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटकर 3 रुपए प्रति लीटर रह गई है। डीजल पर भी 10 रुपए की कटौती की गई, जिससे अब डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी 0 रह गई है। क्या होती है एक्साइज ड्यूटी? पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला एक टैक्स है। इसे लगाने के पीछे मुख्य उद्देश्य राजस्व इकट्ठा करना है, जिसका उपयोग देश के विकास, बुनियादी ढांचे, रक्षा और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाता है। सरकार ने उठाया बोझ। मिडिल ईस्ट में तनाव ने दुनिया को एक बड़े ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां युद्ध की लहरें उठ रही हैं।
और इसी का असर है कि कुछ ही दिनों में कच्चा तेल 73 से उछलकर 105 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से देश की सरकारी तेल कंपनियां IOCL, BPCL, HPCL भारी घाटे में जा रही थी। डर था कि पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपए से 10 रुपए तक बढ़ सकते हैं, लेकिन सरकार ने जनता पर बोझ डालने के बजाय खुद घाटा सहने का फैसला किया है। एक्साइज ड्यूटी कम करने से केंद्र सरकार के राजस्व में कमी आएगी। पेट्रोलियम मंत्री के अनुसार सरकार ने फैसला इसलिए लिया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए शॉक का पूरा असर भारतीय उपभोक्ताओं पर न पड़े और उन्हें महंगाई से बचाया जा सके। पिछले एक महीने में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $122 प्रति बैरल हो गया है। नतीजतन दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कीमतों में लगभग 30 से 50% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तरी अमेरिकी देशों में 30%, यूरोप में 20%, अफ्रीकी देशों में 50% की बढ़ोतरी हुई। केंद्र सरकार के पास दो विकल्प थे, या तो भारत के नागरिकों के लिए कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए जैसा कि बाकी सभी देशों ने किया है, या फिर उसका बोझ उठाया जाए ताकि भारतीय नागरिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता में सुरक्षित रह सके। सरकार ने अपने राजस्व पर भारी बोझ उठाया है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 94 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। नोएडा में पेट्रोल 94 रुपए 85 पैसे और डीजल 87 रुपए 98 पैसे है। मुंबई में पेट्रोल 103 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 90 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 92 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर है। तेल कंपनियां नहीं घटाना चाहती दाम। आपको बता दें कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें सबसे बड़ा कारण है। पिछले कुछ हफ्तों में एशिया में चल रहे तनाव के कारण तेल कंपनियां महंगा क्रूड खरीद रही थी, लेकिन उन्होंने घरेलू बाजार में दाम नहीं बढ़ाए थे। कंपनियां इस टैक्स की कटौती का इस्तेमाल उस नुकसान को कवर करने और अपने मार्जिन को स्थिर करने में करेंगी। खबरों के मुताबिक तेल कंपनियां फिलहाल पेट्रोल पर 24 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा सह रही है। लॉकडाउन से दुष्प्रचार अफवाहों पर ध्यान दें। तरफ सरकार राहत दे रही थी तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है। यही कि तेल खत्म होने वाला है, फिर से लॉकडाउन लगेगा। इन झूठी खबरों ने लोगों को सड़कों पर उतार दिया। कई शहरों में से हालात मिल रहे हैं कि सरकार ने इन अफवाहों से खारिज किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया कि भारत के पास 60 दिनों का तेल भंडारण सुरक्षित है। लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है, ये सिर्फ दुष्प्रचार है। रूस से कच्चे तेल की सप्लाई को और तेज कर दिया गया है ताकि खाड़ी देशों पर निर्भरता कम हो सके। जंग का भारत पर आर्थिक असर। डॉलर के मुकाबले 94 रुपए के करीब पहुंचकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर। महंगाई, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से सब्जियों और जरूरी सामानों के दाम बढ़ने का खतरा। सप्लाई चेन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से खाद्य और अन्य आयातित सामानों की कमी में आशंका। जंग भारत के लिए दोहरी चुनौती। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट की जंग भारत के लिए दोहरी चुनौती है। एक तरफ अपनी ऊर्जा सुरक्षा बचाना और दूसरी तरफ देश के भीतर फैली अफवाहों से निपटना। फिलहाल एक्साइज ड्यूटी में कटौती से जनता को बड़ी राहत दी है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में जारी है अस्थिरता। आने वाले दिनों में भारत की आर्थिक परीक्षा ले साफ है, न तेल की कमी है, न लॉकडाउन का इरादा। डाकर फिलहाल कीमतों को काबू में कर लिया है। आप अफवाहों से बचें और केवल पुख्ता खबरों पर ही भरोसा करें। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। क्या संकट के वक्त मुनाफा कमाना जायज है? क्या युद्ध जैसे माहौल में कंपनियां कीमतों का खेल खेल सकती हैं? जब देश डर रहा है, जब पेट्रोल पर पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जब लोग चिंता में कल के ईंधन मिलेगा या नहीं मिलेगा उस वक्त चिंतित हैं, तो क्या वक्त के दाम बढ़ाने का फैसला क्या ये सही है? क्या बाजार की मजबूरी है? दरअसल नायरा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। संकट में बढ़े दाम, कौन जिम्मेदार? लाइन में जनता, मुनाफे में कंपनी। डर का माहौल, कीमतों में उछाल। नायरा का फैसला, जरूरत या मुनाफा? 7,000 पंपों पर 5 रुपए लीटर महंगा हुआ पेट्रोल। डीजल भी 3 रुपए बढ़ा। देश की निजी ईंधन कंपनी नायरा ने दिया बड़ा झटका। पहले डर बढ़ा और फिर कतारें लगी और अब कीमतें भी बढ़ गईं। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए और समझिए।
पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें, लोग घबराहट में हैं, टैंक फुल करा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कल पेट्रोल मिलेगा या नहीं। और ठीक इसी माहौल में नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए और डीजल भी 3 रुपए महंगा कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या ये महज संयोग है या फिर डर के इस माहौल में कीमतें बढ़ाने का सही मौका चुन लिया गया है, क्योंकि जब जनता लाइन में खड़ी हो तो हर बढ़ा हुआ रुपया सीधे उसकी जेब पर बड़ा असर डालता है। कतारों के बीच कीमतों का खेल। सबसे पहले समझिए कि आखिर ये नायरा एनर्जी है कौन। नायरा एनर्जी भारत की एक प्राइवेट ऑयल कंपनी है जिसका बड़ा रिफाइनरी प्लांट गुजरात के वडनगर में है। ये कंपनी पहले हिसार ऑयल के नाम से जानी जाती थी। बाद में से रूस की दिग्गज कंपनी रोजनेफ्ट ने नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने खरीदा। आज भारत में हजारों पेट्रोल पंप चलाती है। अब सबसे अहम सवाल, आखिर दाम बढ़ाए कैसे जाते हैं। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें पूरी तरह सरकार तय नहीं करती। सरकारी कंपनियां जैसे आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल और प्राइवेट कंपनियां जैसे नायरा दोनों ही डेली प्राइस रिवीजन सिस्टम पर काम करती हैं। यानी हर दिन अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत डॉलर, रुपया रेट और मांग सप्लाई के आधार पर बदले जा सकते हैं रेट। प्राइवेट कंपनियों के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो मार्केट सिग्नल्स पर तेजी से प्राइस बढ़ा या घटा सकती हैं। सवाल कि आखिर अभी क्यों? मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, तेल सप्लाई पर संभावित खतरा और इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में उतार चढ़ाव, इन सब का हवाला देकर प्राइवेट कंपनियां पहले से ही कीमतें एडजस्ट करना शुरू कर देती हैं। यानी कई बार असली संकट आने से पहले ही उसका असर कीमतों में दिखने लगता है। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। जब सरकार कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, तो फिर दाम बढ़ाने की जल्दबाजी क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे जनता का पैनिक और नहीं बढ़ेगा? नायरा एनर्जी ने नियमों के तहत दाम बढ़ाए या मौके का फायदा उठाया? क्या बाजार की आजादी इतनी होनी चाहिए कि संकट में भी कीमतें बढ़ती रहें, या फिर वक्त है ऐसे हालातों में सख्त नियंत्रण का और जवाबदेही का? ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।